एक मिनट, पेपर जैसे ही मिलेगा पहला आंसर यही लिखना 7 नंबर का, बिना पेपर पढ़े भी लिख सकती हो। चोरी और प्रायश्चित निबंध का सारांश लिखिए, पढ़ो आप। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कुशल अध्येता, साहित्य प्रेमी, कुशल विचारक और एक सफल लेखक भी थे। जैसे देखो महात्मा गांधी जो है ना, इतने सारे वर्ड मत लिखना, साहित्य प्रेमी, कुशल, जो एक आध वर्ड याद हो गया ना, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कुशल अध्येता साहित्य प्रेमी थे, बस आगे। भारत में उन्होंने नवजीवन नामक मासिक पत्रिका प्रकाशित की। आगे चलकर इसका हिंदी प्रकाशन भी प्रारंभ हुआ। उन्होंने सत्य के प्रयोग आत्मकथा का लेखन किया। इसी आत्मकथा का अंश है चोरी और प्रायश्चित। महात्मा गांधी ने समस्त विश्व को सत्य, अहिंसा, त्याग का पाठ पढ़ाया। देखो महात्मा गांधी ने ना नवजीवन नाम की ना एक मासिक, मतलब हर महीने छपने वाली पत्रिका प्रकाशित करी, जो हिंदी में भी छपना चालू हो गई। और उन्होंने ना सत्य के प्रयोग आत्मकथा का लेखन किया था, और उसी का एक अंश, मतलब उसी का एक छोटा सा पार्ट है चोरी और महात्मा गांधी ने पूरे विश्व को सत्य, अहिंसा और त्याग का पाठ पढ़ाया। तो थोड़ा पहले महात्मा गांधी के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। जीवन परिचय। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ। उनकी आरंभिक शिक्षा गृह क्षेत्र में हुई। मोहनदास का लालन पालन वैष्णव मत में रमे परिवार में हुआ। 1887 में मोहनदास गांधी ने बॉम्बे मुंबई यूनिवर्सिटी में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की, किंतु वकालत की शिक्षा के लिए वे विलायत गए। स्वदेश लौटकर बस इतना, उसके बाद सीधा उनकी मृत्यु का वही पढ़ लो। 30 जनवरी 1948 को गोली लगने से उनका स्वर्गवास हुआ। देखो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के राज्य पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर एक शहर का नाम है, गुजरात एक स्टेट का नाम है। उनकी स्टार्टिंग शिक्षा जो है ना वो गृह क्षेत्र यानी कि जिस एरिया में रहते थे ना उसी एरिया में हुई। और इनका रियल नेम मोहनदास करमचंद था। इनका ना लालन पालन वैष्णव मत में रमे परिवार में हुआ। 1887 में इन्होंने ना बॉम्बे यूनिवर्सिटी से मैट्रिक यानी 10th क्लास पास करी। उसके बाद वहाँ कॉलेज लग जाता था ना 11 से, तो वो आगे की पढ़ाई के लिए ना कॉलेज के लिए विलायत यानी फ़ॉरेन चले गए। फिर जब वो फ़ॉरेन से वापस आए स्वदेश यानी इंडिया, तो उन्होंने वकालत शुरू करी। और ये काफ़ी अच्छे राष्ट्रभक्त थे, देशभक्त थे, और उन्होंने हमेशा सत्य पे लड़ाई कर कर के अंग्रेज़ों को यहाँ से निकाल दिया। और इनकी मृत्यु कब हुई? गोली लगने की वजह से। अब ये तो था उनके बारे में, अब मेन चैप्टर के बारे में पढ़ो। तो ना नाम है चोरी और प्रायश्चित। तो अपन पहले चोरी का मतलब समझ रहे हैं, फिर प्रायश्चित का। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की अनुमति के बिना उसकी चल संपत्ति को बेईमानी पूर्वक अपने पास रख लेता है अथवा उस अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी अन्य की चल संपत्ति पर अपना अधिकार जताना चोरी कहलाता है। किसी कार्य को छिपाकर करना भी चोरी ही है। देखो जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की अनुमति के बिना, परमिशन के बिना उसकी कोई चीज़, चल संपत्ति मतलब करेंट एसेट्स अपने पास रख लेता है और यूज़ करना चालू कर देता है उसकी बिना अनुमति के, तो उसको बोलते हैं चोरी। और ना कोई काम छुपा के करना भी चोरी कहलाता है। प्रायश्चित हाँ तो भी, लेकिन यहाँ पे अब ठीक है। प्रायश्चित जब अपने किसी व्यवहार से सामने वाले को ठेस पहुंचे या पीड़ा हो, उस भाव को महसूस करना और उस भूल को सुधारने के लिए प्रयास करना प्रायश्चित है। मन में पीड़ा का भाव उत्पन्न होना और अपनी गलतियों की क्षमा याचना करना भी प्रायश्चित। देखो हमने किसी के साथ गलत व्यवहार किया और उसको ना ठेस पहुंचाई, फिर हमको ये भाव महसूस हुआ कि हमने गलत काम किया है, और फिर हमने सामने से जाके उसका प्रायश्चित यानी माफ़ी भी मांगी, तो इसको प्रायश्चित बोलते हैं। तो कुल मिला के अगर हमारे अंदर किसी को दुख देने के बाद महसूस होता है कि हमने दुख या पीड़ा दी है किसी को और हम क्षमा याचना करते हैं, तो वो क्या है? प्रायश्चित। अब बेटा मेन इसका ये तो ऐसे ही था है ना, अब मेन कहानी पढ़ो। कहानी का शीर्षक
निष्कर्ष। कहानी का निष्कर्ष। महात्मा गांधी के अनुसार चोरी एक अपराध है। हमें किसी भी छोटी चोरी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी चोरी करने की आदत आगे चलकर बड़ी बन जाती है और फिर वह व्यक्ति एक अपराधी बन जाता है। चोरी करने के बाद जब व्यक्ति को यह एहसास होता है कि वह गलत कर रहा है और उसे सुधारना चाहिए, तो एक तरह से वह प्रायश्चित करता है। इसे ही प्रायश्चित कहते हैं। तो वही बोल दिया, चोरी नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी चोरी आगे चल के क्या हो जाती है, बड़ी। और फिर अगर कर भी लिए तो उसको प्रायश्चित कर लेना चाहिए। आगे बढ़ो। हाँ, चोरी और प्रायश्चित निबंध का उद्देश्य। इस निबंध का उद्देश्य यह बताता है कि चोरी करना बुरी बात है। किसी भी व्यक्ति की चीज़ को चुराना चोरी कहलाता है, और जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि वो गलत कर रहा है और उसे सुधारने की कोशिश करता है, तो उसे प्रायश्चित कहते हैं। ये 3 बार रिपीट हो गया, ठीक है। प्रायश्चित का अर्थ है हमसे हुई चूकों के लिए अथवा अनुचित कर्मों के लिए पश्चाताप होना और संचित पाप को नष्ट करने के लिए उचित दंड लेना। पाप का प्रायश्चित लेने के लिए तप और दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है। मतलब ना कुल मिला के अगर तुमने कोई गलती करी है ना, उसके लिए तुम दंड लेना, पनिशमेंट लेना चाहते हो, तो वो प्रायश्चित कहलाएगा। और ना बार बार चोरी और प्रायश्चित के बारे में पहले बताया गया है। अब आगे, जिस प्रकार सूर्य कोहरे को हटा देता है और बर्फ को पिघला देता है, उसी प्रकार प्रायश्चित भी हमारे अंतर मन से न केवल अनावश्यक विचारों को नष्ट करता है, अपितु पापों को भी नष्ट करता है। जैसे देखो, सूर्य जैसे ही आता है ना, तो बर्फ़ को पिघला देता है। तो अगर तुम्हारे अंदर भी प्रायश्चित है ना, तो तुम्हारे अंदर जितने भी विचार होंगे, गंदे विचार, नेगेटिविटी, वो सब नष्ट हो जाएंगे। और तुम ना पनिशमेंट एक्सेप्ट कर लोगे ना, तो पूरे पाप नष्ट, मतलब ख़त्म हो जाएंगे तुम्हारे द्वारा किए गए पाप। यह निबंध यह बताता है कि चोरी करना आसान लगता है, पर उसका नतीजा बहुत बड़ा होता है। इससे सिर्फ हमें नुकसान ही होता है। इसलिए हमें अच्छी आदतें डालनी चाहिए, बुरी आदतें और बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए। हमको हमेशा अच्छी आदतों का पालन करना चाहिए, बुरे लोगों से और बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए। चोरी एक लत की तरह है। एक बार लग जाए तो बहुत मुश्किल से छूटती है। इससे निकलने का एकमात्र रास्ता यही है, अपनी गलती को स्वीकार करके प्रायश्चित करना। अतः प्रायश्चित ही एक ऐसा साधन है जिससे साधक को व्यक्तिगत स्वरूप के अर्थात व्यष्टि या सामूहिक स्वरूप के अर्थात समष्टि चूकों के दुष्परिणाम घटाने में सहायता होती है। और ना कुल मिला के चोरी एक बुरी आदत है। उससे ना एक बार लत लग गई तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। और ना अगर तुम्हारे अंदर कोई भी गलत आदत है तो प्रायश्चित कर डालो, ठीक है। तो प्रायश्चित एक साधन है जिसकी मदद से अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी गलत आदत को हटा सकते हैं। चलिए उसको स्टॉप। और ना एक मिनट पहले ना वो वाला पढ़ोगे क्या, ये वाला पहले एक गांव में परिवार था वाला पढ़ोगे। एक गांव में एक परिवार था जो बहुत ही धनी परिवार था। एक अमीर फैमिली थी बहुत गांव में। उस परिवार में दादा दादी, एक बच्चा, दादा दादी जी, एक बच्चा और उस बच्चे के माता पिता थे। टोटल कितने लोग हुए? 5। तो वह बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ। जब बच्चा बड़ा हुआ तब वह अपने मित्रों के साथ स्कूल में पढ़ाई करने के लिए प्रतिदिन जाता था। उस बच्चे का नाम मोहन था। जब मोहन अपने मित्रों के साथ खेलने के लिए जाता था तब मोहन को खेलने का चस्का लग गया था। मोहन और उसके सभी मित्र स्कूल जाने के लिए घर से निकलते थे, परंतु वह स्कूल न जाकर रास्ते में खेलते रहते थे। उनका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक मिनट, वो जो बच्चा है ना, उसका नाम क्या था? और ना वो हमेशा, मतलब जैसे धीरे धीरे बड़ा हुआ, तो धीरे धीरे बड़ा जैसे ही हुआ ना, तो फिर वो स्कूल जाने लगा। फिर स्कूल रास्ते में, स्कूल ना जाके रास्ते में लोग अपने दोस्तों के साथ खेलना चालू कर लेते हैं और उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। आगे जब कई समय बीत गया तब मोहन और उसके सभी मित्र स्कूल घूमने के लिए गए थे। स्कूल के शिक्षक ने उन सभी को स्कूल न आने पर सजा दी थी और सभी को 10 रुपये का फाइन स्कूल में जमा कराने के लिए कहा था। अब मोहन और उसके सभी मित्र परेशान हो गए कि अब हम सभी 10 रुपये कहाँ से लेकर आएंगे। अब सुनो, मतलब उनके ऊपर फ़ाइन कितने रुपए की लग गई, और वो स्कूल नहीं जा रहे थे बल्कि कहीं घूम रहे थे। तो टीचर को पता चल गया था, तो गुरुजी ने 10 रुपये का फ़ाइन लगाया था। अब जो फ़ाइन लगा ना, तो उसको कैसे वो सॉर्ट आउट किया गया, पढ़ो। इसके बाद मोहन ने दादा के पैसे चुराकर स्कूल का फाइन भर दिया था। जब दादाजी अलमारी में रखे हुए पैसे लेने के लिए गए तब दादाजी को पैसे वहाँ नहीं मिले थे। इसके बाद दादाजी का पूरा शक घर के नौकर पर गया।
दादाजी ने घर के नौकर पर शक करके उस नौकर को घर से निकाल दिया था। जब मोहन के पेपर हुए तब वह पेपर देने के लिए स्कूल गया था, परंतु मोहन ने पढ़ाई की ही नहीं थी, जिसके कारण वह ठीक तरह से पेपर नहीं दे पाया था। जब परीक्षा का परिणाम स्कूल में घोषित किया गया तब मोहन और उसके सभी मित्र फेल हो गए थे, जिसके बाद मोहन बहुत परेशान हो गया था। मोहन को यह डर लग रहा था कि यदि किसी फेल होने की बात पता चली तो उसको सजा दी जाएगी। इसके बाद मोहन ने यह निश्चय किया कि मैंने जो गलत कार्य किए हैं उन सभी के बारे में मैं अपने परिवार वालों को अवश्य बताऊंगा। मैं अपनी गलती का प्रायश्चित अवश्य करूंगा। यही आधार है चोरी और प्रायश्चित। देखो, जब मोहन 10 रुपये चोरी कर लेते ना अपने दादा की अलमारी से, तो दादाजी को शक होता है कि नौकर ने चोरी किया था, तो वो नौकर को क्या कर लेते, घर से निकाल देता है। पर ना बच्चों की जब एग्ज़ाम होती है ना तो बच्चे पढ़े नहीं रहते, तो सब बच्चे क्या हो जाते हैं, फेल। तो जब उसको ना मोहन को पता चलता है ना मैं फ़ेल हो चुका हूँ, तो उसको एक लगता है कि अब मैं घर में ये भी बताऊँगा कि मैं फ़ेल हो गया हूँ, और साथ में साथ जो मैंने चोरी करी थी वो भी बात बता दूंगा, क्योंकि वैसे ही कभी ना कभी खुद ही पता चल जाएगी। तो अब उसको डर लगने की लगा कि पता चल जाए, इससे पहले ही मैं सब बातें बता दूं, और उसके मन में प्रायश्चित की भावना आ जाती है। अब इस बाल्यावस्था वाला पढ़ो। बाल्यावस्था में गांधी जी को अपने एक रिश्तेदार के साथ बीड़ी पीने का शौक लगा। उन दोनों में से किसी भी यह ध्यान नहीं था कि बीड़ी पीने से कोई फायदा होता है अथवा उसके गंध में ही आनंद मिलता है, पर उन लोगों को यह कि सिर्फ धुआं उड़ाने में कुछ मज़ा है। दूसरे लोगों को धुआं उड़ाते देख उन लोगों को बीड़ी पीने की इच्छा हुई। गांधी जी के काका जी को बीड़ी पीने की आदत थी। काका जी बीड़ी पीने के बाद जो भी ढूंढ फेंक देते थे उन्हें ये दोनों चुरा कर पीने लगे। बीड़ी के ये ढूंढ रोज नहीं, बस रोज पढ़ लो उसको। रोज नहीं मिल पाते थे और उनमें से बहुत धुआं भी नहीं निकलता था, इसलिए नौकर की जेब से पैसे चुरा कर बीड़ी खरीदने लगे। अब समस्या यह थी कि इस बीड़ी को संभाल कर कहाँ रखा जाए, क्योंकि बड़ों के सामने में तो बीड़ी पी नहीं सकते थे। चोरी के पैसे से कुछ दिन काम चलाए। बीड़ी पीने की लत इतनी लग गई थी कि गांधी जी के ऊपर 13 वर्ष की उम्र में 25 रुपये का कर्ज भी हो गया। गांधी जी को अपने किए हुए कर्म पर आत्मग्लानि होने लगी। देखो, समझिए ना, लोग बीड़ी पीने का लग गया था किसके साथ, एक दोस्त के साथ, और ना जो ये रिश्तेदार के साथ। और ना ये जो बीड़ी पीते थे ना, इनके काका जी भी पीते थे, और काका जी जो बीड़ी फूंक के जो बचा हुआ हिस्सा फेंकते थे ना, उस हिस्से को फिर से जला के लोग पीते थे, पर उसमें इनको मज़ा नहीं आता था। तो फिर ना ये लोग चोरी करते थे और नौकर के जेब से भी बीड़ी चोरी करते थे और पैसे भी चोरी करते थे। और ना एक दिन ना इनको मतलब बीड़ी पी पी के जब कर्जा भी चढ़ गया बहुत, 13 साल की उम्र में कितना कर्जा चढ़ गया, 25, हाँ 25। तो अब ना इनको थोड़ा आत्मग्लानि मतलब ना वही अंदर अच्छा नहीं लग रहा था। गांधी जी को इस बात की चिंता सताने लगी थी कि कर्ज को कैसे अदा किया जाए। इसी उधेड़-बुन में गांधी के मन में कभी कभी आत्महत्या का भी ख्याल आता था। एक बार तो उन्होंने जंगल जाकर धतूरे के 2-4 बीज भी खा लिए और अधिक खाने की हिम्मत न हुई। मौत से डर लगने लगी, फिर कभी आत्महत्या का ख्याल नहीं आया। गांधी जी को समझ में आ गया कि आत्महत्या करना इतना आसान नहीं है। गांधी जी को अपने किए हुए चोरी पर पश्चाताप होने लगी। उन्होंने माना कि बीड़ी की आदत गंदी एवं हानिकारक है। पता नहीं दुनिया में लोगों को बीड़ी पीने की इतनी ज़बरदस्त शौक क्यों है, वे कभी नहीं समझ पाए। मन में विचार आया कि चोरी की सारी बातें अपने मांसाहारी भाई को बता दूं ताकि कुछ रास्ता निकाल सके। और फिर गांधी जी ने सारी बातें अपने मांसाहारी भाई को बता दी। कर्ज की अदायगी के बारे में दोनों भाई सोच विचार कर रहे थे। मांसाहारी भाई के हाथ में सोने का कड़ा था। गांधी जी की दृष्टि उस कड़े पर पड़ी और उनके मन में विचार आया कि इसी कड़े से मेरा कर्ज अदा हो सकता है। फिर एक दिन गांधी जी ने अपने भाई के हाथ से कड़े को चुरा दिया तथा उनमें के कुछ अंश काटकर उन्हें बेचकर अपनी कर्ज को अदा किया। गांधी जी का कर्ज तो अदा हो गया, लेकिन दूसरी चोरी की यह बात उनके लिए असहनीय हो गई। उनका मन पश्चाताप से भर गया और फिर निश्चय किया कि भविष्य में कभी भी चोरी नहीं करूँगा। मतलब पहले बीड़ी का कर्जा चुकाने के लिए भाई से मदद लेता है, और भाई जब उसका थोड़ा भी सपोर्ट करता है तो भाई का ही सोने का कड़ा चोरी कर लेते हैं, और फाइनली चोरी करके कड़े को बेच के ये लोग
अपनी पूरा कर्जा चुका लेते, लेकिन तो भी मन में भाव आ जाता है कि भविष्य में ऐसा करूँ।